देखिए, आपका जो शुरू किया गया था, कल हम पढ़ा रहे थे, रेवेन्यू कोड शुरू किए थे। और रेवेन्यू कोड में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बताया गया था। दो क्वेश्चन अभी बताया गया था, तीसरा हम शुरू किए थे। और आज उसको भी हर हाल में आपका अलग अलग पूछा जाता है, हम मॉडल बना के बता रहे हैं। पहला हम ये बताए थे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत आपका जो जो अधिकारी हैं उनका उल्लेख करिए। तो आपका हमने राजस्व परिषद से लेकर और लेखपाल तक का उल्लेख किया था। यानी कि राजस्व परिषद से लेकर कहाँ तक, लेखपाल तक के अधिकारियों का। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भू राजस्व से आप क्या समझते हैं और भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए भी हमने बताया कि आपका भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाएगा, और आपका ये भी मैं बता दिया था। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपका ये है कि जो रेवेन्यू का निर्धारण किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि भू राजस्व की वसूली कैसे की जाएगी, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, शॉर्टकट में लिखना है। क्योंकि भू राजस्व की वसूली की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी आपका व्यापक है। तो आप जब भी भू राजस्व की वसूली लिखिए तो धारा 170 जरूर लिखिए। याद रखिए, आपका जवाब रहेगा कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 170 में बका भू राजस्व की वसूली हेतु माने बकाहे भू राजस्व की वसूली हेतु प्रक्रिया दी गई है जो निम्नलिखित है। 170। अब क्या क्या प्रक्रिया मैं कल बताया था उसको शॉर्टकट में फिर हम बता दें। पहला है जो डिफाल्टर हैं, यानी कि जो व्यतिक्रमी हैं। व्यतिक्रमी मतलब कि जो चूक गया है का मतलब कि जिस व्यक्ति पर भू राजस्व अधिरोपित किया गया है और वह व्यक्ति समय से भू राजस्व नहीं दिया, तो पहली प्रक्रिया है कि उसे गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जाना, यानी कि उसे गिरफ्तार करके और जेल में रखा जाना। ये पहला आपका है। दूसरा ये है कि उसकी चल संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी है उसको कुर्क किया जाए और विक्रय किया जाए। यानी कि उसकी चल संपत्ति जिसमें कि कृषि उपज भी है उसको अटैच किया जाए और सेल किया जाए। क्रम से याद रखिएगा। तीसरा तरीका है उसके बैंक खाते या लाकर की कुर्की करके यानी कि उसका जो बैंक में खाता है और जो बैंक में लाकर रखा है उसको अटैच करके कुर्क करके भी आपका भू राजस्व की बकाया क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है ऐसे भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो कुर्क करके यानी कि जिस भूमि का भू राजस्व बकाया हो उस भूमि को अटैच या कुर्क किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और भू राजस्व वसूला जा सकता है। फिर आपका पांचवा तरीका है ऐसी भूमि को जिसके संबंध में बकाया देय हो पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री करके। यानी कि जिस भूमि का बकाया देय है उसको या तो बेचकर वसूल ले पैसा सरकार, या उस भूमि को लीज या पट्टा पर दे दे और किराया लेती रहे सरकार आपका। तो जो व्यक्ति उस भूमि को पट्टे पर लेगा वह सरकारी पट्टेदार कहलाएगा, क्योंकि उसको जो भूमि दी गई है वो हम आपने नहीं दिया है, किसने दिया है, सरकार ने। तो पट्टे पर देकर और उससे किराया के पट्टे पर अगर जो लेगा वो क्या देगा, किराया। तो किराया से अपना भू राजस्व क्या होता रहेगा,
कटता रहेगा। या एक तरीका और है कि भूमि को ही क्या किया जाए, विक्रय, तो पट्टे पर भी दिया जा सकता है या विक्रय करके भी भूमि को, जिस भूमि का बकाया है भू राजस्व, विक्रय करके या पट्टे पर देकर और भू राजस्व क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। अगला तरीका है व्यतिक्रमी की किसी अन्य अचल संपत्ति की कुर्की करके और विक्रय करके। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति पर भू राजस्व बकाया था, अगर वह व्यक्ति भू राजस्व अदा नहीं किया है तो उसकी जो अन्य संपत्तियां हैं उसको कुर्क किया जाएगा, उसको बेचवाया जाएगा और भू राजस्व वसूला जा सकेगा। यानी कि एक व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए पहली पर भू राजस्व बकाया है और दूसरी पर कोई भू राजस्व बकाया नहीं है, तो जिस पर भू राजस्व बकाया है उस संपत्ति को भी बेचकर वसूला जा सकता है, और जिस पर भू राजस्व बकाया नहीं है उस संपत्ति को भी बेचकर भू राजस्व क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। यानी कि चाहे उस संपत्ति पर भू राजस्व बकाया हो या न हो, बकाया हो तब भी और न बकाया हो तब भी। अगला देखिए अंतिम है कि उसकी जो चल या अचल संपत्ति है उसके लिए प्रापक नियुक्त करके या रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए, और ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि उससे भू राजस्व क्या किया जाए, वसूला जाए। तो भू राजस्व वसूली के कितने तरीके हैं, 7 तरीके हैं, और ये जो 7 तरीके हैं ये याद रखिएगा कि धारा में दिए गए हैं 170। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है वह अलग अलग भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपका बन सकता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जहाँ की जिस व्यक्ति का भू राजस्व बकाया है उसे भू राजस्व की वसूली के लिए उसे गिरफ्तार करके निरुद्ध या बंदी बनाया जा सकता है, यानी कि तहसील के हवालात में डाला जा सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के बारे में प्रावधान क्या है। तो जो ये आप 7 तरीके देख रहे हैं इन तरीकों को डिटेल में अलग अलग अगली धाराओं में दिया गया है, और अगर डिटेल में आपका पूछे तो भाई आप धारा 170 का हल्का सा उल्लेख करेंगे और अन्य धाराएं जिसमें दिए गए हैं प्रावधान उसको व्यापक रूप से। देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन, पहले ये हो जाए बेर स्पष्टीकरण है, इसमें अभी खंड 2 है, थोड़ा बहुत बचा है इसमें 170 में। शंकाओं के निवारण के लिए एतत् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतत् पूर्व उल्लिखित 2 या अधिक आदेशिकाएं साथ साथ या एक के बाद एक प्रयुक्त और प्रवर्तित की जा सकती हैं। यानी कि 2 जमीनों पर भू राजस्व मान लीजिए बकाया है, दोनों के लिए वसूली अभियान चल रहा है, तो क्या दोनों आदेशों को एक साथ लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या एक के बाद उसको एक भी किया जा सकता है, या तो साथ साथ या एक के बाद एक। इसको सीपीसी की धारा 73 से आप शुद्ध रूप से जोड़ सकते हैं कि अगर एक ही संपत्ति है और कई डिक्रियां न्यायालय ने पारित की हैं और कई डिक्रियों के निष्पादन में एक ही संपत्ति कुर्क हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उस संपत्ति एक ही डिक्री माने कई डिक्रियां हैं लेकिन संपत्ति कितनी है, एक, तो वह संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। उसके बाद वह संपत्ति बेचवाई जाएगी और जितने जीतने वाले हैं उनमें आनुपातिक पैसे का वितरण होगा। तो आनुपातिक वितरण का सिद्धांत आपका सीपीसी की धारा किसमें दिया गया है, 73 में। वैसे प्री में केवल अब तक के इतिहास में पूछा जाता था, लेकिन झारखंड ने इसे मेंस में बना दिया कि आनुपातिक वितरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं,
इसकी व्याख्या करिए। यानी कि अब जो क्वेश्चन का मॉडल है, जो आपको लगता था कि ये केवल प्री में आएगा, अन्य राज्य देखा जा रहा है कि वहीं क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आ रहे हैं, मेंस में। भाई वो भी सतर्क रहना है। देखिए दूसरा खंड इसमें, भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किंतु जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय न हो, इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी, यानी कि जो भू राजस्व देने में क्या हो गया है, चूक गया है, डिफाल्टर कहा जाता है, कि किसी अचल संपत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है, जिसका वह भूमिधर है, से आदेश का द्वारा वसूल किया जा सकता है। यानी कि इसके बाद आइए पहला अगला क्वेश्चन अब बनाया जाए। अगला क्वेश्चन आपको जो बनाना है, देखिए मॉडल पहले बना लिया जाए। उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए व्यतिक्रमी को, यानी कि जिस पर भू राजस्व बकाया है, गिरफ्तारी और निरोध किया जा सकता है। यानी कि गिरफ्तार करके उसे कहाँ भेजा जा सकता है, जेल। अब इसको थोड़ा सीपीसी में पहले कोरिलेट कर लिया जाए, तब आपका देखिए जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, आपका सिविल मामलों से भी थोड़ा कोरिलेट करिएगा। मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, और सीपीसी में वह क्वेश्चन भी आपका तैयार रखना है कि सीपीसी में भी प्रावधान है कि कब डिक्री या आदेश के निष्पादन में निर्णित ऋणी को, यानी कि जजमेंट डेटर को, यानी कि हारने वाले को गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जा सकता है, यानी कि जेल में बंद किया जा सकता है या हवालात में। तो जब ये क्वेश्चन बने तो आपका धारा 55 से लेकर और धारा 59 तक में उन दशाओं का वर्णन है जहाँ की गिरफ्तार करके और कहाँ भेजा जाता है, जेल। मुख्य रूप से सेक्शन आपका 55 है कि निर्णित ऋणी को डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। लेकिन इसके 4 परंतु थे, और भी बातें हैं। धारा 56 आपका देखना है, आपका महिलाओं के बारे में धन की डिक्री है, तो महिलाओं को गिरफ्तारी से क्या मिली है, छूट। 57 निर्वाह भत्ता, 58 कितने दिनों तक जेल में रहेगा, तो उसका लिस्ट बना लेना है। अगर 2000 नहीं, 2000 से कम है तो गिरफ्तार होगा ही नहीं। आपका 6 सप्ताह हैं, आपका 2000 से 5000 तक रकम है तो 6 सप्ताह, 2000 से कम रकम है तो या 2000 तो गिरफ्तारी ही नहीं, और 5000 से अधिक की रकम है तो अधिकतम आपका 3 माह तक जेल में रखा जाएगा। और 59 हल्का सा रुग्णता के आधार पर, बीमारी के आधार पर कुछ दशाओं में क्या किया जा सकता है, एक माइंड मेकअप किए रहिए सीपीसी में। भाई इतना ही याद रहेगा तो आप 1-1.5 पेज लिख सकते हैं, जितना हमने बताया 2 मिनट में। बस इतना याद रहे तब भी आप क्या कर सकते हैं, 1.5-2 पेज लिख सकते हैं अपनी भाषा में। उसी प्रकार आपका यहाँ भी प्रावधान है कि जिस व्यक्ति पर बकाया है भू राजस्व, अगर वह भू राजस्व नहीं देता तो धारा 170(1) का क्लाज ए बताता है कि ऐसी दशा में व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके बंदी बनाकर और भू राजस्व की वसूली की जा सकती है। गिरफ्तारी और निरोध के बारे में व्यापक प्रावधान धारा 171 में किया गया है। बस तुरंत इसके बाद कौन सा आ जाना है, 171। अब याद करना पड़ेगा, धारा
सीपीसी की धारा 55 के समान है ज़्यादातर। देखिए आपका पहला खंड, कोई भी व्यक्ति जिसने भू राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो, ना तो लिख सकते हैं चूक किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में, और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे प्रेस्क्राइब्ड या विहित किया जाए 15 दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, जब तक कि बकाया का उससे पहले ही वह भुगतान न कर दे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस कोई भी व्यक्ति, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जिस पर भू राजस्व बकाया है, वह भू राजस्व देने में चूक किया है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके तहसील के हवालात में रखा जा सकता है। अगर तहसील में हवालात नहीं है तो नियमों बना इस अधिनियम के, इस संहिता के तहत बनाए गए नियमों के अधीन आपका उपबंधित स्थान पर, यानी कि विहित किया जाए मैंने नियम, रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को 15 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। यानी कि अधिकतम कितने दिन तक रखा जा सकता है? 15 दिन। लेकिन अगर वह 15 दिन के पहले ही भू राजस्व की बकाया क्या करता है, दे देता है, तो बताइए छोड़ दिया जाएगा कि रखा जाएगा? छोड़ा जाएगा। बस अपनी भाषा में इसको क्या करिए, आप बना लीजिए। दूसरा अगला नियम इसी में देखिए, उपधारा 2। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी भू राजस्व के बकाये के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिए ऐसा व्यक्ति, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भू राजस्व की बकाया के लिए गिरफ्तारी और निरोध से छूट प्राप्त है। यानी कि आपका, जैसे कि सीपीसी में भी आपने देखा था कि अगर स्त्री है और धन की डिक्री है तो स्त्री को क्या गिरफ्तार किया जाए करके जेल भेजा जाएगा कि नहीं? तो धारा सीपीसी की 56 कहती थी कि जेल नहीं। उसी प्रकार रेवेन्यू कोड में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि अगर भू राजस्व उनका बकाया है, नहीं दिए हैं, तो गिरफ्तार करके जेल भेजा नहीं जा सकता। तो आपका स्त्री, तो आपका सीपीसी में भी स्त्री को छूट प्राप्त है। कौन सी धारा में? 56 में। और यहाँ भी छूट प्राप्त है। अर्थात अगर जमीन किसी स्त्री के नाम है, वैसे भी आजकल लोग पत्नियों के नाम ही ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका आजकल स्त्रियों के नाम ज़्यादा ज़मीन ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि 1% सरकार ने लॉलीपॉप दिया है। लॉलीपॉप का मतलब 1% छूट दी है, याद रखिएगा। कई राज्यों में ज़्यादा छूट है, यूपी में भी थोड़ा छूट क्या करना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन 1% है। तो आपका अगर 10 लाख है तो 10,000 क्या मिल जाएगी? छूट। तो भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि करोड़ों की संपत्ति खरीदिए, 10,000 आपका, मान लीजिए 10 लाख की ज़मीन है तो 10,000 ही बच जाए पर्याप्त है। कम से कम वकील और लिखा पढ़ी का क्या निकल जाएगा? खर्चा। तो स्त्री को सिविल मामलों में भी बचाव है, लेकिन केवल धन संबंधी डिक्री के मामले में यहाँ भी बचाव है। अगर जमीन की मालकिन स्त्री है, वह भू राजस्व नहीं दे रही है, तो क्या उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे तहसील के हवालात में? नहीं। दूसरा, अवयस्क, अवयस्क को भी नहीं भेजा जाएगा। यानी कि सुबह ही बताया गया था हिंदू लॉ में, हर एक जगह अवयस्क एक ही चलेगा। माइनर या अप्राप्त वय, या जो बुलुग न हो, या अवयस्क। अवयस्क उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी एज 18 वर्ष से क्या है? कम। सामान्यतः
वो अलग बात है, अलग अलग कुछ कानूनों में भिन्नता आएगी, उससे हमें मतलब नहीं है। सामान्यतः जो 18 यानी कि अगर कोई पुरुष है और 18 वर्ष से कम है, उससे भू राजस्व वसूल करना है, तो क्या उसे गिरफ्तार करके भू राजस्व वसूलने के लिए गिरफ्तार करके तहसील के हवालात में, हवालात माने कारागार में भेजा जा सकता है कि नहीं? नहीं भेजा जा सकता। पहला कौन छूट प्राप्त की है? स्त्री। दूसरा कौन प्राप्त किया? अवयस्क। ऐसे याद रखिए। या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो। इसका मतलब कि वह जो है उसकी एज है वह 65 वर्ष से क्या है, 65 वर्ष की एज हो या 65 वर्ष से अधिक की हो, तो ऐसे सीनियर सिटीजन को गिरफ्तार करके क्या जेल भेजा जा सकता है कि नहीं? नहीं भेजा जा सकता। और अगला दिया है कि जो धारा 95 आपका धारा 95 1A में आ जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि सेक्शन 95 1A में आखिर वे कौन से व्यक्ति हैं जो आते हैं और जिनका अगर भू राजस्व बकाया है, तो भू राजस्व आपका वसूली के लिए आपका कह सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके और सिविल कारागार नहीं भेजा जाएगा। तो तुरंत आपका जैसे ही सेक्शन आए, आपका तुरंत आपका चलिए इसको देख लेते हैं। आगे आगे देखिए। दूसरा है संघ के सशस्त्र बल को, यानी कि जो मिलिट्री का सदस्य हैं, अगर उसका भू राजस्व बकाया है तो उसको भी गिरफ्तार करके क्या जेल भेजा जाएगा कि नहीं? नहीं भेजा जाएगा। और कुछ माननीय लोग हैं जो सीपीसी 1908 की धारा 133 और 135 ए के अधीन क्या पाए हैं? छूट। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि सीपीसी की धारा 133 और 135 के तहत आपका कह सकते हैं कि छूट प्राप्त है पर्सनल अपीयरेंस से न्यायालय में, उनको भी गिरफ्तार करके और भू राजस्व की बकाया की वसूली में हवालात में नहीं भेजा जाएगा। अगला देखिए खंड 3। इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा के में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि गिरफ्तारी वारंट जारी करता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि बकाये की पूर्ण या सारभूत अंश के भुगतान को ऐसे निरुद्ध किया जाना बाध्य करेगा। यानी कि अगर कोई भू राजस्व अधिकारी किसी भू राजस्व बकाया व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करते हैं, तो उन्हें यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। तो विश्वास करने का कारण आईपीसी की धारा 26 में परिभाषित है। विश्वास करने का कारण का मतलब पर्याप्त आधार होना चाहिए। क्या पर्याप्त आधार उन्हें होना चाहिए? क्या उनको लगना चाहिए? तो उनको ये लगना ही चाहिए कि अगर हम गिरफ्तार करके इसे जेल भेज देंगे तो ये बाध्य हो जाएगा कि भू राजस्व की बकाया क्या करे? जमा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह बाउंड होगा, ये विश्वास होना चाहिए जो वारंट जारी कर रहे हैं गिरफ्तारी का, कि अगर हम इसको गिरफ्तार करके क्या करेंगे? जेल भेज देंगे, तो ये बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा कि भू राजस्व की जो बकाया है क्या करे? अदा करे कि न करे? अदा करे। वैसे भले आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन जल्दी किसी को हवालात भेजा नहीं जाता। तहसील के हवालात को देख लीजिए तो सुअर और कुत्ते रेंगते रहते हैं,
जैसे बिहार में एलएलबी कॉलेज, तमाम एलएलबी कॉलेज हैं बिहार में, अगर चले जाइए तो आपका मुन्ना भाई एलएलबी वहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ सुअर और कुत्तों का क्या रहेगा, वास। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमाम सुप्रीम कोर्ट आपका सक्रिय हो जाते हैं कभी काल। और इसीलिए बिहार आयोग मांगता है कि जैसे आप बताइए कि आपका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रमाणित है कि नहीं है। मांग रहा है इस समय और देना भी पड़ रहा है, तो अलग बात है। यानी कि इसका मतलब कि ये विश्वास होना चाहिए गिरफ्तारी का वारंट जो प्राधिकारी जारी कर रहा है कि अगर हम इन्हें गिरफ्तार करके भेज देंगे हवालात तो ये बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और भू राजस्व जमा कर देंगे कि नहीं करेंगे, जमा करेंगे। ये पर्याप्त इसका क्या होना चाहिए, आधार। अगला देखिए, गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारंट का समापहरण कर सकता है, यानी कि फॉर फ्यूचर कर सकता है। फॉर फ्यूचर का मतलब ये हुआ कि वापस लेना, रिवोक कर सकता है, जब्त कर सकता है। यानी कि जो प्राधिकारी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है वह प्राधिकारी उस वारंट को रद्द कर सकता है। तो थोड़ा सीआरपीसी में इसे बता दीजिए कि वारंट को कौन रद्द कर सकता है। तो वारंट रद्द करने का प्रावधान पूछा तो गया था जे में ना आपका, तो किस धारा में दिया गया है, तो धारा 70 याद रखिए, सीआरपीसी की धारा 70 इसी बार आई थी कि वारंट कब तक अस्तित्व में रहेगा, यानी कि कब तक बना रहेगा। तो पहला नियम था कि जब तक कि वारंट का निष्पादन न हो जाए, यानी कि जब तक कि वारंट में वर्णित व्यक्ति गिरफ्तार न हो जाए, निष्पादन का मतलब। और दूसरा, जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय उसे रद्द न कर दे तब तक वारंट क्या रहेगा, बना रहेगा। अब यही आपका घुमा दिया कि वारंट किस धारा के तहत रद्द किया जाता है। भाई 70 स्पष्ट लिख रहा है कि जो न्यायालय उसे जारी किया है वह न्यायालय उसे रद्द कर दे तो वारंट का क्या हो जाएगा, समाप्त। तो उसी प्रकार जो प्राधिकारी तहसील का माने जो भू राजस्व प्राधिकारी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है उसे अधिकार है कि उस वारंट को क्या कर दे, रद्द कर दे, वापस ले ले, यानी कि रद्द कर दे। अगला इसी में देखिए, अब क्यों रद्द करेगा, तो यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति संपूर्ण बकाये या उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है, यानी कि जिस पर भू राजस्व बकाया था वह व्यक्ति ज़्यादा रकम जमा कर दे, सारभूत माने महत्वपूर्ण रकम क्या कर दे, जमा कर दे। या दूसरा ये है कि जमा भले न करे लेकिन जमा करने का वादा करे कि हजूर हमें ये जो वारंट आप जारी किए हैं इसको आप रद्द कर दीजिए, हम गारंटी देते हैं, प्रतिभूति देते हैं कि जल्दी से जल्दी या इतने दिनों के अंदर हम जो हमारा भू राजस्व बकाया है उसको हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो वारंट जो जारी हुआ है वह क्या किया जा सकता है, रद्द। आपका थोड़ा सीआरपीसी जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पुछल्ला छोटा छोटा पूछ ले मेंस में। आपका धारा कौन सा जोड़ेंगे सीआरपीसी की, 70। अगला देखिए आपका पांचवा, पांचवा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब वसूली के लिए इप्सित, इप्सित ना है तो इच्छित, ना है तो इच्छित, इच्छित माने चाहा गया, ना है तो उसको लिख लीजिए इप्सित, यानी कि इच्छित धनराशि 50,000 रुपये से अधिक हो। अब देखिए यहाँ
यानी कि अगर भू राजस्व 50,000 रुपये से अधिक का बकाया हो, तभी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। अन्यथा अगर रकम 50,000 या उससे कम है तो क्या उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं? नहीं होगी। अब एक दिमाग में सार बना लेना है, यानी कि दिमाग में सार का मतलब कि ये जो हमने बातें बताई कि कब व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जा सकता है, हवाला। अब देखिए इसको दिमाग में कैसे बैठाना है और 5-6 लाइन में कैसे बनाना है। पहला लाइन बनाना है सेक्शन 171। पहला लाइन बना लेना है कि किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और अधिकतम कितने दिनों तक जेल में रखा जा सकता है? 15 दिन। दूसरा, कुछ व्यक्ति छूट प्राप्त हैं, कुछ ना है तो स्त्री लिख दीजिएगा, अवयस्क लिख दीजिएगा, 65 वर्ष से क्या ऊपर का बालक, सेना के सदस्य और सीपीसी की धारा 133 और 135A। तीसरा आपका वारंट तभी जारी किया जाएगा जब ये विश्वास हो जाए कि गिरफ्तार करने पर ही यह विवश होगा, ये पैसा क्या कर दे, जमा कर दे। फिर आपका वारंट, गिरफ्तारी के वारंट का रद्द किया जाना, या तो वह व्यक्ति वचन देकर गारंटी दे दे या ज़्यादा रकम क्या करें, मने कह सकते हैं राजस्व अधिकारियों के पास जमा कर दे। और कब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, कितनी रकम बकाया है, तो 50,000 से अधिक। अगर 50,000 है या उससे कम है तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यही आपको लिखना है और यही दिमाग में भाई बैठाइए, क्योंकि आपका पहली बार लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए दो दो बार हम बता रहे हैं, एक बार नहीं। एक बार लिखवाने के बाद फिर आप जाइएगा और घर पर दिमाग में ये बैठाइए, और रटा रटा लाइन नहीं लिख सकते। जो हमने बातें बताई इसी को थोड़ा शॉर्टकट में आप बनाइए और यहीं आप लिख भी पाएंगे, वो बेरेट की भाषा संभव नहीं है। अब अगला ये आपका दूसरा देखा जाए भाई, 170 में आ जाइए। आपका दूसरा पॉइंट देखा जाए 170 में आपका दूसरा जो वसूली का, हाँ देखिए ये जो वसूली के तरीके हैं, कल भी मैं बताया था, चाहे एक तरीका अपनाया जाए या एक से अधिक तरीका एक साथ अपनाया जा सकता है। तो आइए देखा जाए आपका खंड बी 170 का 1B, उसकी चल संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और विक्रय करके। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर भू राजस्व बकाया है, अगर वह भू राजस्व की अदा नहीं करता तो ऐसी दशा में जो उसकी जंगम संपत्ति है, यानी कि जो चल संपत्ति है और जिसमें कि कृषि उपज भी शामिल है, यानी कि चावल, दाल, गेहूं इत्यादि, उसको कुर्क करके और क्या किया जा सकता है, बेचवाकर और भू राजस्व वसूला जा सकता है। तो अगर आपका ये पूछे कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें कि चल संपत्ति को कुर्क करके और विक्रय करके भू राजस्व वसूला जा सकता है, तो आप आपका 170 धारा लिखेंगे, हल्का सा एक लाइन खंड बी, और 170 के बाद तुरंत आपका 172 पर आ जाना है। 172 चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के बारे में व्यापक प्रावधान करती है। तो देखिए कैसे कुर्की और विक्रय होगा, देखिए क्या करके। सेक्शन 172 चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय। उप जिलाधिकारी यानी कि उप कलेक्टर भी हम कहते हैं, सब डिविजनल अफसर, उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी मतलब कि जो भू राजस्व देने में क्या हो गया है, विफल। व्यतिक्रमी की चल संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और विक्रय कर सकता है।
तो 2-3 लाइन याद रखिए। कुर्की और विक्रय कौन कर सकता है? सब डिविजनल ऑफिसर कर सकता है, मैंने उप कलेक्टर। आपका कौन सी संपत्ति यहाँ दिया गया है? चल संपत्ति आपका, और चल संपत्ति और जिसमें कि कृषि उपज भी क्या है? शामिल। कुर्की और विक्रय कर सकता है। दूसरा खंड देखिए। निम्नलिखित संपत्ति उपधारा 1 के अधीन कुर्की और उपधारा 5 के अधीन विक्रय से मुक्त होगी। यानी कि कुछ संपत्तियां कुछ चल संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी जिनकी कुर्की और विक्रय भू राजस्व की वसूली के मामले में नहीं किया जा सकता। फिर एक बार देखिए। यानी कि क्लाज 2 में कुछ ऐसी संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनकी कुर्की और चल संपत्तियों का, अचल नहीं, फिर हम बता दें किस संपत्ति का? कुछ चल संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनकी कुर्की और विक्रय होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब इसको सीपीसी में जोड़ लीजिए कि सीपीसी में कुछ ऐसी, मेंस के लिए भी वो धारा तैयार रखिएगा। सीपीसी की धारा 60 में कुछ ऐसी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिन संपत्तियों की कुर्की और विक्रय नहीं हो सकता। किस धारा में? आपका 60 में। न तो गिरा दीजिए शटर, थोड़ा शटर गिरा दीजिए, दिक्कत हो रही है तो। वो बाहर वाला रहने, ये वाला गिरा दीजिए, कोई नहीं। हाँ शटर गिरा दीजिए, वो 2-4 लोग तो ऐसे होंगे ही। आधा, हाँ बस रहने दीजिए, उतना दिखाई दे रहा है। अब यह है कि आपका जो माने कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी कुर्की और विक्रय संभव नहीं है, तो आप एक लाइन और याद करके जाइएगा। सीपीसी की कौन सी धारा जाएंगे तैयार करके? 60। तो फिर एक बार आपको मैं बता दूं, जो धारा 60 में प्रावधान किया गया है उसी में से कुछ बातें क्लाज 2 में लिखी गई हैं, अलग से नहीं लिखा है। सेम ये जो हम क्लास 2 बताएंगे, ये शुद्ध रूप से जो बातें धारा 60 सीपीसी में लिखी गई हैं उन्हीं में से कुछ बातें छांट कर यहाँ क्या की गई हैं? रखी गई हैं। देखिए क्या क्या। व्यतिक्रमी यानी कि जिस पर भू राजस्व बकाया है और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आवश्यक परिधान, तो सीपीसी जोड़ते रहिए। सीपीसी की धारा 60 में और आपका भू राजस्व संहिता की धारा 172 में क्या, जो आपका व्यतिक्रमी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके जो पहनने के आवश्यक कपड़े हैं, क्या वो कुर्क होंगे? नहीं। रसोई के बर्तन कुर्क होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। पलंग कुर्क होगा कि नहीं? नहीं होगा। पलंग कुर्क ही हो जाएगा तो क्या होगा? बिस्तर पर चटाई बिछाकर आप जैसे क्या करेगा भाई? तमाम लड़के हैं जो आपका तख्ता पर न सोकर छत पर ही क्या करते हैं? चटाई बिछा लेंगे और सो जाएंगे। अब तो लोग भाई आपका कह सकते हैं कि आराम की ज़िंदगी खोज रहे हैं, लेकिन पहले आपका जो पढ़ाई होती थी बहुत आपका संघर्ष करना पड़ता था। अब तो अपना भाई तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन आज भी बिहार उहार में चले जाइए तो लोग रेलवे स्टेशन पर रात भर पढ़ते हैं। यानी कि आप अब तो भाई सुख सुविधा हो गई है, पैसा हो गया है, नहीं तो पहले सोचिए कैसे लोग पढ़ते थे। आज भी कई बिहार के स्टेशनों पर आता है टीवी में, और कि रात में लड़के जुटते हैं, वहाँ वहीं लेक्चर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी कोचिंग के कई लोग कहे, और कहे भी कि आप संगम की रेती पर भी पढ़ाएंगे तो हम लोग वहाँ भी क्या होंगे, नीचे बैठकर पढ़ लेंगे। इतना जज्बा मैंने रहता है लोगों में कि ये कई लोग कहे कि आप भले संगम की रेती पर पढ़ाइए, वहाँ भी हम सुबह 6 बजे क्या होंगे, पहुँच जाएंगे और डुबकी लगाएंगे, सारे जो पाप हैं धो देंगे सुबह सुबह, और उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो डुबकी लगाने से पाप धुल जाता, तो पशु पक्षी सब क्या हो जाते, मुक्त हो जाते। पशु पक्षी तो रोज डुबकी लगाते हैं, मछली तो रोज डुबकी लगाती हैं,
वो अलग बात है भाई, किसी पर मैंने उस कहावत कही जा रहे हैं कोई आपका, देखिए आगे तो फिर एक बार देखिए, पलंग भी नहीं कुर्क होगा, बिस्तर भी नहीं कुर्क होगा, और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता, तो सभी लोग जानते हैं, मंगलसूत्र हो गया, बिछिया हो गई, यानी कि बिछिया भी पहना जाता है, मंगलसूत्र, ये ऐसी आभूषण है जिन्हें धार्मिक प्रथा के अनुसार महिला सामान्यतः त्यागती नहीं है। तो क्या ये सब कुर्क होगा कि नहीं? तो यही तो सीपीसी की धारा 60 में भी तो यही आपका है, कोई अलग थोड़े, यही बातें सीपीसी की धारा में है, 60 में। अगला देखिए, ग्रामीण शिल्पी के औजार, ये धारा 60 में भी सीपीसी है कि शिल्पी के औजार कुर्क होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। और यदि व्यतिक्रमी कृषक हो तो खेती के उपकरण, यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण को छोड़कर, यानी कि आपका जो पंप है, जो यांत्रिक शक्ति द्वारा, यानी कि जो बिजली द्वारा चलता है, पेट्रोल या डीजल द्वारा चलता है, उसको कुर्क किया जा सकता है। इस पर आपका एक क्वेश्चन प्री में भी बनता है सीपीसी में कि कौन कृषि उपकरण में शामिल नहीं है। तो जो ट्रैक्टर है उसको आपका न्यायालयों ने कृषि उपकरण में शामिल नहीं माना है, अतः ट्रैक्टर को कुर्क किया जा सकता है। यहाँ भी वही नियम है कि जो यंत्र कृषि में प्रयोग हो रहे हैं, या तो बिजली से चल रहे हैं या पेट्रोल से या डीजल से, उनको आपका कुर्क किया जा सकता है। आपका उनको कुर्की से छूट नहीं है, उनको कुर्क किया जा सकता है, स्पष्ट लिखा है। मैंने कोष्ट में दिया है इनको छोड़कर, जोड़कर नहीं, कई लोग उल्टा समझ लेते हैं। आपका इनको छोड़कर, एक कहानी बता दिया जाए छोड़कर, जोड़कर बहुत खतरनाक कहानी है नहीं तो कई लोग आपको रहित और सहित ही नहीं समझ पाते। रहित का मतलब कि इनको छोड़कर, और सहित मतलब इनको जो लेकर, सही करें, जोड़कर। अब सिवाय लिखा रहेगा तो इनको छोड़कर, सिवाय का मतलब क्या हुआ, इनको छोड़कर, तो कई जगह सिवाय लिखा है, इनके सिवाय। तो आपका तो 5 आपका विद्वान थे और बहुत पढ़े लिखे थे, आपका गए अपनी माने आपका, तो जब एक विद्वान गिनता था तो आपका गिनती शुरू करता था, तो 4 साथियों को तो गिनता था लेकिन अपने को नहीं गिनता था। अब सभी पांचों गिने, अब ये हो रहा है कि हम घर से निकले थे 5 व्यक्ति, और भाई यहाँ गिनती में कितने आ रहे हैं, 4। तो एक आपका बहुत बुजुर्ग आदमी, अनुभवी आदमी मिला, तो ये लोग अपनी समस्या उसके सामने रखे कि हम लोग निकले थे 5, और जब गिनती हो रही है तो कितना आ रहे हैं, 4। तो ये हुआ कि चलिए, आपका बुजुर्ग ने एक डंडा उठाया और कहा कि जिस पर डंडा हम मारेंगे वह गिनती को आगे बढ़ाता रहेगा। तो पहले पर डंडा मारा तो 1 बोल दिया, दूसरे पर मारा तो 2, और जब 5वें पर मारा तो 5 बोल दिया। तब उन लोगों को विश्वास हो गया कि जो हम छोड़ कर गिन रहे थे अब उसको जोड़ कर गिनना है, और तब उन्हें विश्वास हो गया कि हम कितने हैं, 5। इसका मतलब ये हुआ कि केवल किताबी ज्ञान से आपका किताबी ज्ञान ही नहीं, उसका कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। आपका ये नहीं कि केवल किताब रट डाले, जैसे आपका फिल्म दिखाया है 3 इडियट, कि कुछ लोग होते हैं कि एकदम रट्टू तोता, रट के टाप कर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और समझकर उसको लिखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पढ़कर समझिए और समझकर क्या करिए, लिखिए, वो जीवन भर काम करेगा। और रट्टू तोता भाई आपका रट्टू तोता ही रहेगा। तो फिर एक बार देखा जाए, आपका आगे बढ़ा जाए,
कि जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरणों को आपका कुर्की से छूट प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोष्ठ में छोड़कर लिखा है। छोड़कर मतलब कि इनके सिवाय अन्य माने कुर्की से छूट है, इनको कुर्की से छूट नहीं है। अगला शब्द देखिए, और ऐसे पशु और बीज जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन करने के लिए आवश्यक हो, यानी कि आपका बीज और ऐसे पशु जो आपका व्यतिक्रमी को माने उसकी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, ये कुर्क किए जाएंगे कि नहीं? नहीं किए जाएंगे। सेम सीपीसी की धारा कौन सी अप्लाई करी है? 60। तो तीसरा देखिए, धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गई वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो धार्मिक कर्मकांड के लिए अलग रखी गई हैं, उन वस्तुओं को भी आपका कह सकते हैं कि कुर्क नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सीपीसी में नहीं है। सीपीसी में कहीं भी धार्मिक आधार पर आपका वस्तुओं को छूट नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ छूट दी गई है। अगला देखिए, आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए। एक्सप्लेनेशन नंबर जो 1 है वह कृषक या किसान कौन होगा ये बताता है। तो इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पद कृषक का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वयं भूमि पर खेती करता हो और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतः कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर करता हो। यानी कि किसान वह कहलाएगा जो स्वयं खेती करता हो और मुख्य रूप से जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर हो? अपनी खेती पर। अब स्पष्टीकरण 2 देखिए। स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह स्वयं भूमि पर खेती करता है, यानी कि कब कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी भूमि पर खेती करता है? तो पहले तो यह है कि स्वयं अपने श्रम से करे, दूसरा है परिवार के किसी सदस्य के श्रम से करे, और तीसरा नगद या वस्तु रूप में या दोनों प्रकार से दे मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा करे। यानी कि श्रमिकों से या मजदूरों से करा रहे हैं, उसको पैसा दे रहा है, या तो नगद दे रहा है या अनाज के ही रूप में दे रहा है, तो ये माना जाएगा कि वह अपनी ज़मीन पर क्या कर रहा है? स्वयं खेती। अगला देखिए, क्लास 3। जहाँ कोई चल संपत्ति वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाए और व्यतिक्रमी कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति दे दे, गारंटी दे दे, जिससे उसका समाधान हो जाए, वहाँ इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति व्यतिक्रमी की अभिरक्षा में छोड़ दी जाएगी। यदि कुर्की के समय व्यतिक्रमी उपलब्ध न हो या यदि वह उपलब्ध हो किंतु कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति देने में विफल रहता हो जिसके उसका समाधान हो जाए, तो कुर्क की गई संपत्ति को किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उसकी अभिरक्षा का भार लेने के लिए इच्छुक हो। परंतु पशुधन की स्थिति में कहाँ ले जाया जाएगा? काजी हाउस ले जाया जाएगा। और आपका कह सकते हैं, और यानी कि सामान्यतः पशुधन है तो किसी की अभिरक्षा में न छोड़कर कहाँ ले जाया जाएगा? काजी हाउस। इसका मतलब देखिए, अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में ये लिखना है कि अगर कोई चल संपत्ति कुर्क की गई है तो कुर्क करने वाला अधिकारी गारंटी लेकर, प्रतिभूति लेकर जिसकी संपत्ति है उसी की अभिरक्षा में सौंप सकता है। यानी आप ही की संपत्ति कुर्क की गई, आपसे गारंटी ले ली गई और कह दिया गया कि आप गारंटी दीजिए। गारंटी जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया की संपत्ति है तो 100 रुपया के बदले गारंटी दीजिए, ताकि अगर आप संपत्ति आप ही रखिए लेकिन इतना गारंटी दीजिए, प्रतिभूति दीजिए
अगर आप संपत्ति का मिसयूज कर डालेंगे तो 100 रुपया हम क्या करेंगे, इस संपत्ति का मूल्य वसूल लेंगे, ये गारंटी दीजिए। अगर वह गारंटी दे देता है तब ठीक है, संपत्ति तुम ही रखो। गारंटी नहीं देता तो किसी अन्य व्यक्ति से गारंटी लेकर संपत्ति अन्य व्यक्ति को भी क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। लेकिन ये कब, जबकि जिसकी संपत्ति थी वह गारंटी नहीं देता, पहले उसी से कहा जाएगा कि तुम ही रखो और गारंटी दो कि इस संपत्ति को सुरक्षित रखोगे, और अगर ये संपत्ति तुम्हारे कारण बर्बाद होती है तो ऐसी कंडीशन में तुम गारंटी दो और तुम प्रतिभूति दो, श्योरिटी दो, और तुम्ही से ये मूल्य क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। लेकिन अगर पशुधन है तो सामान्यतः कहाँ भेजा जाएगा, काजी हाउस। भाई काजी हाउस होता है, काजी हाउस में आपका जहाँ की जो पशु आपका रहते हैं उनको भेजा जाता है। जैसे अत्याचार किया, कोई पशु आपका खेत चर दिया तो आप पकड़ कर उसको कहाँ ले जाते हैं, काजी हाउस। काजी हाउस होता है। खंड 4 देखिए, ऐसा व्यक्ति जो उपधारा 3 के अधीन चल संपत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, आपका वित्त प्रारूप में एक बांड जो स्टाम्प से मुक्त होगा निष्पादित करेगा, यानी कि स्टाम्प पर लिखना पड़ेगा पूरा, और ऐसी संपत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा, जहाँ कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गई संपत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा, और जितना संपत्ति का मूल्य रहेगा उसे वसूला जाएगा उप जिलाधिकारी द्वारा। और कैसे वसूला जाएगा, फिर जैसे कि भू राजस्व वसूला जाता है, यानी कि बदमाशी ना करो, बांड भरो। बांड भरो कि तुम सुरक्षित रखोगे संपत्ति, अगर तुम नुकसान पहुंचा दिए तो उस संपत्ति का मूल्य तुम्ही से क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। फिर कैसे वसूला जाएगा, जैसे रेवेन्यू वसूला जाता है, तो रेवेन्यू कैसे वसूला जाएगा, 170 धारा में पूरा तरीका हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहला गिरफ्तारी बताए, निरोध। दूसरा चल संपत्ति की हम क्या बता रहे हैं, कुर्की। अगला देखिए 5वां, यदि इस धारा के अधीन अचल संपत्ति की कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता, अचल संपत्ति लिखा है 5वां, इसको भाई देखिए हमारे बेयर एक्ट में आपका अचल लिख दिया है, अस्थावर। उसको अगर आपके बेयर एक्ट में अचल लिखा है तो चल बना लीजिएगा, क्योंकि ये धारा अचल के लिए नहीं है। हिंदी में बना लीजिए भाई आपका। फिर एक बार देखिए, अगर आपके बेयर एक्ट में क्लाज 5 में अस्थावर या अचल लिखा हो तो उसको चल या जंगम बना लीजिए। जंगम भी कहा जाता है, चल भी। वो गलती से आपका बेयर एक्ट में अचल छप गया है, इंग्लिश वर्जन सही है मूवेबल। अब यह है कि कोई चल संपत्ति कुर्क हुई है, आप ही बताइए, और आपका चल संपत्ति कुर्क हुई है तो कुर्की के कितने दिनों बाद उसे बेचा जा सकता है, नीलामी करके 30 दिन बाद। कौन बेच सकता है, उप जिलाधिकारी। तो 30 दिन का मौका दिया जाएगा कि लाकर भू राजस्व क्या कर दो, जमा। नहीं करता है तो वह 30 दिन के बाद क्या की जाएगी, बेच दी जाएगी। लेकिन एक और नियम याद रखिएगा, अगर जो चल संपत्ति है ऐसी है, जो हमेशा नियम ये चलेगा, जो क्षयशील हो, प्रकृत्या ज़्यादा समय तक उसे सुरक्षित रखा ही नहीं जा सकता, तो 30 दिन का इंतज़ार आपका हर एक जगह ये नियम मिलेगा, चाहे सीपीसी में आप देखिए, सीआरपीसी में देखिए, तो इंतज़ार नहीं करना है। आपका कभी भी उस संपत्ति को क्या किया जाएगा, बेचा जा सकता है। इस प्रकार आपका कह सकते हैं
कि जो आपका चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके क्या वसूला गया, आपका भू राजस्व। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा आपका 170 सी में है, 1 सी में, कि व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लाकर की कुर्की करके। अब आपके पास एक और समस्या आ गई कि जो डिफाल्टर है उसका बैंक खाता ही जब्त कर लिया जाए या लाकर ही जब्त कर लिया जाए, तो क्या बैंक खाते और लाकर को जब्त करके भू राजस्व की वसूली हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये कड़े कड़े नियम आए हैं नए कानून में, पहले इतना नहीं था। पुराने कानून में ये लाकर ओकर का प्रावधान नहीं था, अब नया आ गया है। देखिए, तो धारा 173 व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की कुर्की की बात करती है। तो व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की जहां तक संभव हो सीपीसी के आदेश 21 के नियम 46, 46 ए और 46 बी में अभिकथित रीत से संबंधित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबंधक को अनुऋणी आदेश को तामील करके की जाएगी और व्यतिक्रमी द्वारा किराए पर लिए गए लाकर की दशा में उसे ऐसे प्रबंधन की उपस्थिति में सील किया जाएगा जो कि तत्पश्चात उसके संगठनों की सूची की तैयारी और उसे अंततः निस्तारण के संबंध में परगना अधिकारी के अग्रेतर आदेशों की क्या करेगा, प्रतीक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाकर की भी कुर्की हो सकेगी, बैंक खाता का भी सीपीसी में अभिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए शाखा बैंक के जो मैनेजर हैं उनको अनुऋणी आदेश की तामील की कराई जाएगी और लाकर को जब सील किया जाएगा तो समिति कुछ लोगों की बनाई जाएगी उनकी देखरेख में। तो ये आपका देखिए समय भी हो गया भाई आपका हमें लगता है जोत की बिक्री आपका पट्टा भी पूछा जा सकता है, रिसीवर। चलिए इसको रेस्ट ले लीजिए, तो आपका भाई सुखाधिकार भी पढ़ाना है, तो 10-15 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तब इजमेंट पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका 2-2 3-3 क्वेश्चन ही तैयार रखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ा देने पर भी दिक्कत है ये भी। तो अभी आपका इजमेंट हम पढ़ाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आज निकाला जाए, कल या परसों तक इजमेंट समाप्त कर देना है भाई आपका।